नमस्कार दोस्तों वर्तमान में कोई भी देश आखिर कितने दिनों तक सट्टे के आधार पर चल सकता है। जी हां, कोई भी देश क्या सच में केवल मैनिपुलेशंस के आधार पर चल सकता है? जी, कोई भी देश सिर्फ पैसे से पैसे बनाने की दिशा में, देश के नेटवर्थ को बढ़ते हुए दिखाने की दिशा से क्या चल सकता है? और इस भारत देश के भीतर वर्तमान में सब कुछ जब नीचे की ओर जा रहा हो और केवल कॉरपोरेट के नेटवर्थ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, तो क्या यह भारत देश उस आश्रय चल सकता है? यह सवाल दरअसल वर्तमान भारत के शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। उस शेयर मार्केट से जिसका नेटवर्थ कुलाचे मारता है तो उसको कोई रोकने वाला होता ही नहीं है। और उस शेयर मार्केट के नेटवर्थ के आश्रय जब भारत देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ जब इस भारत देश के जीडीपी की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा बढ़ते चला जाता है, तो फिर ऐसे में इस भारत देश में कोई भी आश्चर्य करता ही नहीं, सिर्फ इस बात को मान लेता है कि दरअसल सरकार के साथ वह कॉरपोरेट खड़ा होगा। तो क्या ऐसे में भारत देश के भीतर की कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का खेल इस भारत देश के शेयर मार्केट को खत्म कर चुका है? यानी ये कहे कि इस भारत देश में करोड़ों निवेशक जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको बड़े बड़े कॉरपोरेट के हिस्सेदारी में से थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। और इस पूरे शेयर मार्केट के भीतर लगे हुए पैसे का कोई भी असर भारत देश के किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता। यानी ये कहे कि नौकरियां नहीं मिलेगी, यानी इस भारत देश में उत्पादन मैन्युफैक्चर ठप रहेगा, इस भारत देश का कोर सेक्टर नेगेटिव में जाएगा, भारत देश की जीडीपी डामाडोल रहेगी, महंगाई लगातार बढ़ रही होगी, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होगा और लोगों की मुश्किल हालात जो है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन इस भारत देश का कॉर्पोरेट का नेटवर्थ लगातार बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। शेयर मार्केट का अंक लगातार कभी 100 कभी 1000 2000 अंक ऊपर लगातार चढ़ते हुए दिखाई देना ही चाहिए। क्या इसी आधार पर पूरा का पूरा शेयर मार्केट खड़ा कर दिया गया है? और उसके बाद जब शेयर मार्केट को करके एक रिपोर्ट ऐसी आती है जो खुले तौर पर यह बताती है कि दरअसल एक कंपनी ने कितनी गड़बड़ियां कर रखी है, तो उसके बाद इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने इस देश के भीतर लाल फीताशाही खत्म कर डाला। कानून का राज दरअसल अब बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से चलता है। इस भारत देश में कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता है। सेल कंपनियों को खत्म कर दिया गया और फिर वही रिपोर्ट एक दूसरी रिपोर्ट लेकर के आती है और बताती है कि दरअसल भारत देश के भीतर सेल कंपनियां भी चल रही है, हवाला रैकेट भी चल रहा है, कॉर्पोरेट का मुनाफा कैसे लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके भीतर भागीदारी जिसकी निगरानी होनी चाहिए उसी की भागीदारी है। यहीं से पूरा असल खेल इस भारत देश के भीतर शुरुआत होती है, क्योंकि सेबी का काम शेयर मार्केट के ऊपर नजर रखने का है, निगरानी रखने का है। लेकिन शेयर मार्केट के ऊपर निगरानी रखने के बदले अगर सेबी और सेबी के अधिकारी ही नहीं बल्कि यह कहे कि उसके परमानेंट सदस्य जो मेंबर हैं, उसके चेयरमैन और पेशे से जुड़े हुए अधिकारी भी अगर इस काले धंधे में, इस गोरख धंधे में अगर शामिल हो जाए, हिस्सेदार बन जाए, तो फिर बचेगा क्या? जनवरी 2023 में हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी रिसर्च की। उस रिपोर्ट का असर यह हुआ था केवल 36 घंटे के भीतर 11.5 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट के भीतर डूब गए और इस भारत देश के भीतर हड़कंप मच गया इस प्रकार से कि शेयर मार्केट के भीतर कैसे कोई कॉर्पोरेट अपने मैनिपुलेशन के आश्रय चला सकता है। और उस मैनिपुलेशन को बरकरार रखने में जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे उसके भीतर सरकार से जुड़े हुए एलआईसी का ही आप जिक्र कर लीजिए, एसबीआई का जिक्र कर लीजिए, इन्होंने भी पैसा उसी कंपनी के शेयर को दोबारा से बेहतरीन करने के लिए पैसा लगाया और उस शेयर को खरीद लिया। यानी ये कहे कि नेक्सस किसी एक कंपनी का गड़बड़ी भर का नहीं है, नेक्सस केवल उस सेबी के चेयरमैन और सेबी के अधिकारियों और गोरख धंधे करने वाले तमाम लोगों के साथ काम करने वाले के नहीं है, बल्कि बात यह है कि शेयर मार्केट के भीतर काम करने वाली सरकार और सरकार से जुड़ी हुई कंपनी जो पीएसयू के तौर पे है, उसका पैसा भी डाइवर्ट करके शेयर मार्केट को किसी भी हाल में बरकरार रखना है, ये बात का मैसेज दिया गया। तो दरअसल आप ऐसे समझ लीजिए कि मुंबई की स्पेशल ब्रांच जो एंटी करप्शन ब्यूरो का है, उसकी कोर्ट ने, अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया, अदालत ने, कि आप
एफआईआर दर्ज कीजिए। उस एफआईआर के भीतर तमाम सारे बातों का जिक्र होना चाहिए कि सेबी का कानून आखिर कहता क्या है। इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि कैसे देश के भीतर करप्शन होता है और कैसे उसमें मिली भगत होती है। उसमें इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि एक नियामक संस्था ही अगर गड़बड़ी करे तो फिर वहां पर रास्ता कौन सा बचेगा, यानी कार्रवाई उसके ऊपर करी कैसे हो। इस दिशा में एफआईआर उसी दिशा में तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ होगी। उसमें पहला नाम सेबी के चेयरमैन रही माधवी पुरीभुज, जो करीब 2 दिन पहले सेबी से रिटायर्ड हुई है। 3 साल तक ये सेबी में चेयरमैन रही है, सेबी चिप रही है। पहली महिला थी जो सेबी के चेयरमैन बनी, लेकिन पहली महिला इस रूप में भी थी कि पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को ला करके यहां पर सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। और इससे पहले तमाम चेयरमैन जो बनते थे और जो होते थे वो आईएएस हुआ करते थे, वो सरकार के साथ काम करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन कॉर्पोरेट के साथ काम करने वाले माधवी पुरीभुज को जब शेयर का चीफ बनाया गया, शेयर का चेयरमैन बनाया गया, तब ये सवाल बहुत ही हल्के अंदाज में खड़े हुए थे। सवाल उठे थे, क्या सच में जिस कॉर्पोरेट के साथ ये जुड़ी रही, काम करती रही और उसके शेयर जो शेयर बाजार के भीतर होगी, शेयर मार्केट के भीतर होगी, क्या उसको लेकर के गोरख धंधे नहीं होंगे? किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। इसके बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी कांड जो देश के भीतर सामने आया, उसके बाद एक अगली रिपोर्ट के भीतर यह बता दिया कि दरअसल सेबी के चेयरमैन माधवी पुरीभुज सीधे सीधे तौर पर कैसे कंपनी के शेयरों के साथ और कंपनी से मुनाफा पाते हुए, यानी ये कहे कि डबल तरीके से उनको मुनाफा कैसे मिल रहा है, इस बात का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया गया। उस समय में ये पूरा का पूरा मामला न तो ईडी ने उस तरफ ध्यान देने की प्रयास किया, और जब विपक्ष ने पूरा मामला उठाया और शेयर मार्केट की गड़बड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जांच नहीं बैठाई। जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, कम से कम एक स्पेशल टीम तो गठन कर दिया जाए, एक एसआईटी तो गठन कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ही कहा कि आप नियामक संस्था हैं, आप ही तमाम सारी चीजों को देखिए। अब आप बताइए कि कोर्ट को, अदालत को, कि गड़बड़ियों को ठीक कैसे किया जाता है। यानी जो गड़बड़ी कर रहा है उसी को सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अब आप ही बताइए कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। कुछ एक्सपर्ट का राय लीजिए, कुछ हम एक्सपर्ट देते हैं, पूरी मुहैया कराते हैं, वो पूरी रिपोर्ट एक तैयार कीजिए, उस रिपोर्ट पे आपकी क्या सोचना है, आपकी क्या कहना है, अब बताइए। ये कल्पना के परे की स्थिति है। इस देश के भीतर 1 दर्जन से अधिक अपने सरकार की, अपने इंस्टीट्यूशन से, जो इस भारत देश के भीतर आर्थिक अपराध को पकड़ने, रोकने को कंट्रोल करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर का नाम हो सकता है, ईडी का, हर किसी की जुबान पे, उसने भी कोई पहल नहीं किया। सीबीआई ने कोई पहल नहीं की, और एक सिर्फ फ्लोर के जरिए, एक मीडिया पत्रकार जर्नलिस्ट के जरिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट के भीतर जब ये मामला पहुंचा, तभी कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ गया कि दरअसल अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है, रेगुलेटरी वायलेशन हुआ है, करप्शन किया गया है। और स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने शुरुआत में ही इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल यह नियामक जो एक मिली भगत का सबूत है, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, और अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया, और महज 30 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और इसको लेकर के जिन 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के भीतर नाम जो लिखे गए, उसमें एक माधवी पुरीभुज है, उसके अलावा 3 परमानेंट मेंबरान हैं जो सेबी के साथ जुड़ करके काम करते हैं, 2 पीएसयू से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर करप्शन का पूरा चार्ज है, किस तरीके से या फिर पूरी मिली भगत ये कर रहे थे इसके भीतर। अब देखिए आखिर क्या कुछ लिख कर क्या है, बाकायदा सेबी की तरफ से इसको जारी भी किया गया है। इसको तो इस पूरे प्रेस रिलीज के भीतर जानकारी मुहैया कराई गई है कि आखिर किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश थे। अब इसमें अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। एक निष्पक्ष जांच का जिक्र करते हुए बोला गया है कि कुल 6 अधिकारी, यानी चेयरमैन के साथ 3 परमानेंट मेंबर और 2 पीएसयू से जुड़े हुए अधिकारी हैं, यानी कुल मिलाकर के 6। और इसके बाद जिन तमाम बातों का जिक्र एफआईआर की कॉपी के भीतर है, उसमें बहुत साफ साफ लिखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक कंपनी के फर्जी लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।
उस आरोप के साथ जो बातें, तमाम सारी बातें कही गई है, उसके भीतर ये दावा किया गया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों से पूरी तरीके से विफल रहे। बाजार के भीतर हेरफेर की सुविधा उन्होंने मुहैया करा डाली और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर के कॉरपोरेट को धोखाधड़ी करने के लिए सक्षम बना दिया। यानी ये कहे कि जिस सेबी का काम था कि वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, उसने एक ऐसी इकोसिस्टम डेवलप कर दिया जिससे ये साफ तौर पे ऐसा लगे कि दरअसल जो धोखाधड़ी कर सकता है वो खुलेआम खुल करके कर ले। और इस दौर का शेयर मार्केट का सच शायद इसीलिए काफी त्रासदीदायक है और आम लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठने लगा है। शायद इसीलिए मौजूदा सरकार के जमीन खिसक रही है। पैरे तले अगर जमीन खिसक रही है तो ये कहे कि इस बार किसी कॉर्पोरेट के व्यक्ति को सेबी चीफ नहीं बनाया है। महज 2 दिन पहले जो ऐलान हुआ उसमें रोहित कांत पांडे करके हैं, नाम उनका ऐलान हुआ, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए थे। जनवरी के महीने में उनको फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर लाया गया, उसके बाद उनको सेबी चीफ बनाया गया। यानी ये कहे कि पुरानी परंपरा में सरकार को फिर से लौटना पड़ा कि कॉर्पोरेट का खेल शेयर मार्केट का खेल नहीं हो सकता। इस भारत देश के भीतर शेयर छोटे छोटे निवेशक जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से अधिक है, उनके साथ जो धोखाधड़ी है, जो ठगी होती है, जो बेईमानी होती है, जो गड़बड़ी होती है, उसमें अगर सेबी ही शामिल हो जाए ऐसी व्यवस्था बनाने में, जो पैसा लगा रहा है, जिस तरीके से लगा रहा है, जिस तौर पे लगा रहा है, लगातार मुनाफा कमाता जाए और पूरा का पूरा बुलबुला ऊपर ऊपर उफनते रह जाए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि इस दौर में जो शेयर मार्केट ढह करके लगातार गिरते चला जा रहा है, दरअसल उस मैनिपुलेशन का ही ये असर है। क्योंकि कॉर्पोरेट को मुनाफा देने के लिए कॉर्पोरेट के साथ संग खड़ा होकर के ठगी करने की दिशा में, करप्शन को आगे बढ़ाने की दिशा में सारे खेल सेबी ही कर रहा था। तो हो सकता है कि यह सवाल आज आपके मन में भी जरूर उभर रहा होगा, क्या सच में सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी भुज ने कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जिनके साथ वो लगातार जुड़ी रही? जो पूरी रिपोर्ट थी और उसमें खुद ही सेल कंपनी से जुड़े हुए थे, उनके पति का भी जिक्र हुआ। तो फिर ऐसे में इस बात का भी जिक्र किया गया कि अडानी के भाई भी किस रूप में जुड़े रहे और सेल कंपनियों के आश्रय कैसे कैसे पैसा लगातार ट्रांसफर होता रहा और नेटवर्थ को बढ़ाने की दिशा में आखिर क्या क्या काम हुए, क्या क्या कार्य हुए, उसी के आश्रय शेयर मार्केट का पूरा बुलबुला उठते गया और एक झटके में पिछले 500-150 दिनों के भीतर करीब 90 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो क्या ये केवल और केवल एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको खड़ा किया गया है? यानी ये कहे कि भारत देश की इकोनॉमी दुनिया के भीतर तीसरे नंबर पे हो जाए, उस नेटवर्थ में तो तमाम सारे कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है, वही तो देश का पैसा होगा। और इस भारत देश के भीतर में इनइक्वालिटी यानी असमानता भी सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ इस देश में 80-82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर करते हैं। इस असमानता के बीच में इस देश में वित्तीय घपले, घोटाले, गड़बड़ियां खुल करके हो रहा है। इसका बड़ा केंद्र अगर शेयर मार्केट है तो क्या ये सेबी की एफआईआर के बाद अब कानूनी प्रक्रिया के साथ वो तमाम सारी बातें क्या खुलकर के सामने आ सकती है? जिसमें एक सवाल ये भी होगा कि ईडी ने आखिर क्यों कार्रवाई नहीं किया, सीबीआई ने क्यों कार्रवाई उस पर नहीं की, कोई केस क्यों नहीं लिया? बात तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी कि उन्हीं तमाम सारे सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक समय में दरवाजा भी खटखटाया गया। और जानकर के हैरान मत होइएगा, शिकायतकर्ता ने जिसके आधार पर जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने जिन तमाम बातों की जानकारी दिया, जो शशिकांत एकनाथ राव बांकर करके हैं, उन्होंने जो एंटी करप्शन ब्यूरो से जो कहा कि एफआईआर दर्ज किया जाए, उसमें उन्होंने बताया कि दरअसल शिकायतकर्ता ने आगे ये भी कहा कि दरअसल इस भारत देश के भीतर पुलिस का दरवाजा भी उन्हें खटखटाया था उन्होंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भारत देश के कानून प्रवर्तन एजेंसियां और नियामक निकायों से भी अपील किया, यानी ईडी से और तमाम सारे संस्थानों से, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन तमाम बातों का जिक्र ऑफिशियली इस भारत देश के उन जांच एजेंसियों के पास किया जा रहा था जिनका काम था इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर निगरानी रखना, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी अदालत से बहुत साफ तौर पे उन्होंने बताया कि दरअसल यह एक काफी गंभीर अपराध के संकेत देता है, यानी जिसकी जांच की आवश्यकता है और निष्ठापूर्वक जांच होनी चाहिए। अदालत की तरफ से आगे यह भी कहा गया, जो स्पेशल कोर्ट है, इस बात पर जोर दिया कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन
जांच एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की अब बिल्कुल आवश्यकता है। और इसके लिए अब एसीपी वर्ली यानी एसीपी वर्ली जो है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली जो है वो मुंबई क्षेत्र के भीतर वो आईपीसी के तहत, करप्शन निवारण अधिनियम के तहत, सेबी अधिनियम के तहत और इसके अलावा जो भी प्रासंगिक धाराएं होती है उन सबके खिलाफ प्राथमिक यानी एफआईआर दर्ज करे। यानी तमाम सारे सवाल आपके मन में आज उभर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट से लगातार लोगों का उठता हुआ भरोसा और इस समय में शेयर मार्केट के भीतर डूबती हुई लगातार रकम और इस समय में सरकार द्वारा अपनी अर्थनीति को न संभाल पाने की परिस्थितियां जो हमारे देश के भीतर और इस भारत देश के भीतर पहली बार मौजूदा सरकार और उसकी जांच एजेंसियों की गठजोड़ लगातार अगर इस पूरे कांड के भीतर नजर आ जाता है तो कोई क्या कह सकता है कि पूरी फाइल खुल गई, ईमानदारी से जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे में वो हर अधिकारी जो इस कटघरे में खड़ा होगा, चाहे ईडी का अधिकारी हो, चाहे सीबीआई का अधिकारी हो, चाहे किसी थाने का पुलिस वाला हो, चाहे सेबी से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारी हो, चाहे पीएसयू इंडेक्स के रोज चलाने वाले अधिकारियों की पूरी लिस्ट हो, यानी ये कहे कि सब के सब मिले जुले हैं, तो फिर ऐसे में एक बात की और सोचना पड़ेगा कि इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, अकाउंट कमेटी जो पीएससी, उसने नोटिस जारी किया था सेबी के चेयरमैन को, माधवीपुरी भुज को नोटिस भेजा था कि आप हमारे सामने आइए, उपस्थित होइए, बताइए। ये करीब साल भर पहले की बात है, लेकिन पहले ये कहा गया था कि हम एक दिन के लिए हम व्यस्त हैं, दूसरी बार कहा गया कि ठीक है हम आपको कहते हैं, बताते हैं, तीसरी बार से कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार पीछे खड़ी थी, सेबी के पीछे खड़ी थी। और जब ऐसे में सरकार ही पीछे खड़ी हो, जब सत्ता ही पीछे खड़ा हो, तो किसी भी अधिकारी को चिंता करने की कौन सी बात है साहब। तो वो पीएससी यानी इस भारत देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद की पीएससी कमेटी के सामने ही जब वो नहीं आई माधवीपुरी भुज, वो इंतजार करते रह गए कि आज नहीं कल आएगा, परसों आएगा। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों की मौजूदगी होती है, विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता पीएससी चेयरमैन होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं सुना गया। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता है, वो पीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने नोटिस भेजा था लेकिन नहीं आया। वो जाहिर है सरकार का वहां पर हस्तक्षेप होगा, तभी नहीं है। और इस दौर में सरकार की एजेंसियां काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से खुला निर्देश दिया गया होगा। तो आखिर में सवाल यही होता है कि तब इस दौर में क्यों जरूरत पड़ गई, या क्या इस भारत देश के भीतर सच में एंटी करप्शन ब्यूरो का स्पेशल कोर्ट क्या कुछ अलग धारणा के साथ इस दौर में उतरा है। ये हो सकता है कि किसी एक ने ईमानदारी दिखाई और उसके बाद तमाम सारी चीजें लगातार उलझती गई, फंसती गई, हर कोई इस कटघरे में फंसता हुआ नजर आया। ये हो सकता है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार से इस देश की इकोनॉमी संभल नहीं रही हो, और शेयर मार्केट जो बताने के लिए बार बार एक पैरामीटर के तौर पर जो काम करता है कि देखिए उसके आश्रय नाप लीजिए, हमारी देश की इकोनॉमी काफी शानदार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भी शेयर मार्केट के भीतर पैसा लगाया था, कम से कम जनवरी 2023 के बाद हर कोई काफी संशय की दृष्टि से देख रहा था। ये पैसा तैयार करने की यानी पैसा से पैसा बनाने की जगह है, एक ऐसी लॉटरी है, ऐसी नोट की जगह है, एक ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर बन गया। लेकिन बीते दिनों जब दुनिया के भीतर ट्रेड वार की शुरुआत होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी निवेशक थे जब वो इस बात को जान जाते हैं कि रुपया नीचे है, डॉलर ऊपर है, यहां से जो पैसा निकालना है निकालते चले जाओ, तो लगातार पैसा निकालते जाते हैं और सिर्फ जनवरी महीने के भीतर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा वो पैसा निकाल लेते हैं, यानी बिकवाली कर लेते हैं। शेयर मार्केट से लगातार उठता हुआ भरोसा, सरकार की इकोनॉमी के ऊपर उठता हुआ लगातार सवाल, इस भारत देश के भीतर बैंकिंग सिस्टम यानी बैंकिंग प्रणाली, इस देश के भीतर लोन लेकर के बैठने वाले की संख्या जो पैसा नहीं लौटाते हैं और अपनी कंपनी को एनसीएलटी के दायरे में लाकर के कंपनी को दिवालिया घोषित करना चाहते हैं, इसके ठीक पैरेलल जो काफी सारे लोग जो पैसा लेकर के कर्ज लेकर के देश छोड़ करके भाग रहे हैं। और इन तमाम बातों के बीच शेयर मार्केट तो सब कुछ ना संभाल पाने की स्थिति में जब नए चेयरमैन को पद दिया गया, तो फिर पुराने चेयरमैन माधवीपुरी भुज के ऊपर कार्रवाई करने में करीब 2 दिनों यानी 1 दिन का ही वक्त लगा, क्योंकि कल देर शाम ही इस बात तय कर लिया गया था कि अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, यानी माधवीपुरी भुज और हम 5 और अन्य लोग हैं। आखिर संदेश क्या है इस दौर में? संदेश 2 ही है। इस भारत देश के भीतर की अर्थव्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ सत्ता ने या फिर तमाम एजेंसियों ने किया, और उस खिलवाड़ के जरिए जिस नेटवर्क की बुलबुला इस देश के भीतर फैला करके इस शेयर मार्केट को दिखाया गया, क्या वो एक झटके में सब कुछ डूबने की स्थिति में खड़ा है? इसलिए मौजूदा सरकार की भीतर की बेचैनी है। अब उस करप्शन के भीतर
तमाम सारे सवालों को जांच करके चीजों को भटकाने की दिशा में काम होगी या सच में कार्रवाई होगी, क्योंकि सच इस देश के भीतर वो तमाम सारी कंपनियां आएगी जो ईडी के निशाने पे शायद रहनी चाहिए थी, शायद डीआरआई के निशाने पर होनी चाहिए थी। इकोनॉमी ऑफेंस को लेकर के सीबीआई भी सक्रिय रही, लेकिन इस दौर में चुप रही, खामोश रही। यानी सवाल केवल माधवीपुरी भुज का नहीं है, सेबी चीफ का नहीं है, उन तमाम टीम मेंबर जो और भी है उनका नहीं है जो सेबी से जुड़े हुए हैं, या 2 पीएससी इंडेक्स से जुड़े हुए अधिकारियों का, इन्हीं लोग का केवल सवाल नहीं है। सवाल इस भारत देश का सिस्टम, इस देश का सरकार से भी है कि तमाम सारे फाइलें पलटेगी, खुलेगी, या फाइलें जब खुलेगी तो क्या उस फाइल के आश्रय मुंबई के शेयर मार्केट से चलते चलते ये भारत देश के वित्त मंत्रालय और वहां से होकर के पीएमओ तक ये लाइन, ये कड़ियां जुड़ती जाती है, ये कि नहीं जाती है? क्योंकि इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट का खुला खेल पूरे भारतवासी के सामने है। लेकिन संयोग कहिए या सच की परिस्थिति वही होती है जिसके जरिए सरकार के साथ बेहतरीन गठजोड़ या जो मित्र की भूमिका में उसी के शेयर मार्केट के भीतर उन्हीं के मैनिपुलेशन, पूरा खेल जो माधवीपुरी भुज का जो खेल सामने आया, जिसके बाद अब एफआईआर हुई है। आप सोचिए, आप मनाइए कि कोई कार्रवाई हो, आप सोचिए कि फाइलें खुलें, मनाइए कि अब फाइल खुले और इस भारत देश के भीतर इस असल इकोनॉमी क्या है, इस देश के भीतर उस जमीन को दिखाने की स्थिति में क्या सत्ता आकर के खड़ी होगी और वो बताएगी कि दरअसल हमारे देश की हकीकत अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या है और कैसे हम शेयर मार्केट के भीतर घपला घोटाला ये बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां किया है। ये कह पाने की, ये दिखाने की स्थिति में कब कौन कैसे होगा, हमको और आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बधाई हो मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट और जज को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने कम से कम उस बुलबुले को तो उफान पे ला करके तो खरा जरूर किया, जहां पर यह पता चले कि शेयर मार्केट के भीतर जो पैसा बनाने का खेल आखिर उसके भीतर करता कौन है, कैसे ठगी, कैसे मैनिपुलेशन और कैसे गड़बड़ियां की जाती है। इंतजार कीजिए उस घड़ी को, क्योंकि कल एक बार शेयर मार्केट फिर से खुलेगा। इसका असर कितना भयावह होगा, कितना बड़ा होगा, इस बात का इंतजार कीजिए। छोटी छोटी धड़कनों के साथ जब शेयर मार्केट खुले और इंडेक्स के उस एरो को, उस लाइन, उस ग्राफ को भी देखते रहिएगा जो ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे ईसीजी कराते हैं, क्योंकि कल एक ऐतिहासिक डे होगा शेयर मार्केट को लेकर के। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।